हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी 2013। जैसे आप सभी को पता है कि हम एक एक करके सभी पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें देखना है कि यानी कि ये चार में से तीन इनकरेक्टली मैच है और एक ही करेक्टली मैच है। तो अगर हम पहला देखते हैं, दैट इज एप्सान प्लेट, इट इज नॉट इन अरेबिया बट इट इज इन इथोपिया, जो कि है अफ्रीका में, राइट। सेकेंड इज एटलस माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, दैट इज राइट। राइट, तो हमें आंसर तो मिल ही गया है ऑप्शन बी, बट अगर हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, दैट थर्ड इज ग्योना हाईलैंड, इट इज नॉर्थ इन साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये अमेजोन में है। अमेजोन इन द सेंस इट विल बी इन साउथ अमेरिका। Whereas last is Okavango Basin, ये पेंटागोनिया में नहीं है, दिस इज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, एटलस माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब यहां पे हम समझते हैं कि शुगर इंडस्ट्री में का मेन पॉइंट क्या होता है शुगर इंडस्ट्री का, कि शुगर केन जूस में से शुगर बनाना। अब जब शुगर केन में से जूस में से शुगर बनता है तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, राइट। तो वहां पे दो टाइप के बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला आ जाता है बेगेसी और दूसरा आ जाता है मोलासिस, ठीक है। अब दोनों का अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो हम कह सकते हैं कि बेगेसी यानी कि ये तो हमने देखा हुआ है, बेगेसी हमने देखा हुआ है कि जब हम गन्ने का जूस पीते हैं एक लारी पे, तो वो क्या करता है कि वो सारे ही शुगर को जितने भी शुगर केन है वो मशीन में से पास करता है। तो जब वो पास करता है तो वो शुगर केन में से जूस निकलता रहता है और वो हम पीते हैं। तो जो शुगर केन में से जूस निकल के जो लेफ्ट ओवर बचा, यानी कि जो ड्राई प्रोडक्ट बचा, दैट मीन्स कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस, कि जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक जो ड्राई प्रोडक्ट बचा है उसको बेगेसी कहा जाता है, राइट। ये तो हमने भी देखा हुआ है, बट आप लोगों ने ये चीज समझी होगी कि बेगेसी कभी आपको कचरे में नहीं दिखता, कि वो शुगरकेन जूस प्रोवाइडर क्या करता है कि वो बेगेसी को रखता है एंड देन उसको वो सेल करता है। इसके कई सारे वेज होते हैं, मतलब कई सारे यूज होते हैं। सबसे बड़ा यूज होता है कि ये फ्यूल बनाने में यूज होता है, कि यहाँ पे कोई भी हीट जनरेट करने में यूज होता है, एंड इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये यूज होता है। सो दैट इज द यूज ऑफ बेगेसी। इसके अलावा ये एज अ कैटल के लिए फॉर्डर का भी काम करता है, ओके। अब ऑन द अदर हैंड हम मोलासिस समझते हैं। तो मोलासिस में कैसा होता है कि जब एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि जो जूस बना है, राइट, अब वो जूस में से शुगर बनता है। तो वो जब जूस में से शुगर बनता है तो एक बाय प्रोडक्ट बचता है जो एक थिक सिरप होता है। ये एक थिक सिरप होता है जिसको मोलासिस कहा जाता है। यानी कि शुगर केन जूस में से जब शुगर बनता है तो वो जूस का एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो शुगर बनाने में यूज नहीं होता, बट वो एक थिक सिरप जैसा होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको मोलासिस कहा जाता है, राइट। अब इसका यूज कैसा है कि इसका यूज है अल्कोहल बनाने में, इसका यूज है एथेनॉल बनाने में, एंड इसका यूज है अगेन कैटल को एज अ फॉडर देने में भी यूज होता है, राइट। तो ये डिफरेंस है बेगेसी और मोलासिस का। बेगेसी एक ड्राई पार्ट है कि जब शुगर केन में से जूस निकल जाता है तो वो शुगर केन का जो ड्राई पार्ट बचता है उसको बेगेसी कहते हैं। फिर जब जूस में से शुगर बन जाता है बट फिर भी एक लेफ्ट ओवर पार्ट जो बनता है उसको मोलासिस कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, दैट बेगेसी कैन बी यूज्ड एज अ बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज राइट, कि फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है जो अभी हमने देखा। सेकेंड है, मोलासिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। अब यहां पे हमें एक चीज देखने की, जो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर है ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वेयर एज जो शुगर केन है ये ऑर्गेनिक है। तो आप एक ऑर्गेनिक में से इनऑर्गेनिक चीज नहीं बना सकते, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अगेंस्ट द नेचर, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेयर एज थर्ड है, molasses can be used for the production of ethanol, that is also right, right. So correct answer आ गया इसका 1 and 3, that is option
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। राइट, अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है कि जैसे हमें एक चीज पता है कि जब हमें सीजन्स के बारे में पता है कि इंडिया में 3 सीजन मेजरली है, राइट, समर, मॉनसून, विंटर। ओके, फिर वापस समर, मानसून, विंटर, तो ऐसे करके ये 3 सीजन रहते हैं। तो आपने सीजन में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कोई सीजन में डे टाइम काफी ज्यादा होता है, स्पेशली इन समर, एंड विंटर में नाइट टाइम ज्यादा होता है। मॉनसून में इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि वो इक्विनॉक्स वाला सा पार्ट होता है। तो ये चीज हमने ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं सेंटर में सन रखता हूं, एज सन इज अ स्टेशनरी, राइट, कि सन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है एंड उसके अराउंड में जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। बट एक और चीज जो हमें समझनी है, दैट अर्थ का जो अर्थ है, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है इट इज टिल्टेड, तो ये टिल्ट हुआ है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज southern hemisphere, right? Similarly मैं यहां पे भी देख रहा हूं that this is tilted, so this is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Okay, तो अब जब मैं देखता हूं कि जब सन की रेज आती है, सन की रेज जब यहां आ रही है तो डायरेक्ट रेज सदर्न हेमिस्फीयर पे आ रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्लांट रेज जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा अभी धूप और गर्मी कहां होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होगा? विंटर होगा। तो इस समय इसको क्या कहा जाता है? विंटर सॉलिस्टिस। अब जब विंटर सॉलिस्टिस होता है तो नाइट्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू डे। वेरेज इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं कि ये सिनेरियो में जो सन की डायरेक्ट रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आ रही है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे स्लांट रेज आ रही है, यानी कि इस समय सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कहा जाएगा एज अ समर सॉलिस्टिस। तो इस समय क्या होगा? द नाइट्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द डेज, एंड यहां पे क्या होगा? यहां पे डेज आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द नाइट्स इन समर सॉलिस्टिस, वेयर इज विंटर सॉलिस्टिस में द नाइट्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द डे। तो इस तरीके से रहता है। तो यहां पे रीजन क्या है कि अब सवाल क्या है? सवाल हम वापस देखते हैं कि जो हमारे डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशन है फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी कि अलग अलग सीजन है। यहां पे हम सीजन कह रहे हैं दिस इज अ विंटर सीजन और दिस इज अ समर सीजन। तो ये विंटर और समर सीजन में नाइट यहां पे ज्यादा है और यहां पे डे टाइम ज्यादा है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन वाइल वो टिल्टेड है ऑन इज ओन एक्सिस। तो ये जो टिल्ट है इसके वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में वेरिएशन आया है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो दोनों पे इक्वल ही रहता। जैसे कि ये इस समय होता है ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में कैसा होता है कि जो सन की रेज है वो सीधी इक्वेटर पे गिरती है। तो इस समय क्या होता है? द इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहता है ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, राइट। तो ये हो जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इक्विनॉक्स आ गया, अप्रैल में, जून में समर आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वापस इक्विनॉक्स आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो इस तरीके से 3 into 4 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि हर 3 महीने में सीजन हमारा चेंज होता रहता है। वाई? बिकॉज अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो टिल्ट होके घूम रहा है। ओके, तो उसके बेसिस पे अगर हम इसके आंसर्स ऑप्शंस देखते हैं तो पहला है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, उससे सीजन नहीं बदलते हैं, राइट। उससे सुबह से शाम होती है और शाम से फिर सुबह होती है। तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड है द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर। अब एलिप्टिकल मैनर कैसा होता है कि जो इस तरीके से अर्थ घूम रहा है, ये सन है और यहां पे ये अर्थ है, सो अर्थ एक इलेप्टिकल मैनर में घूम रहा है, तो उससे सीजन नहीं बताया जा रहा। क्योंकि सीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक्सिस जो है वो टिल्टेड है। सो हम कह सकते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। कि ये तो चलो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, कि नर्मदा वेस्ट में फ्लो होती है, वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट, वाई। ओके, तो यहां पे क्या पूछा गया है कि हमने ये चीज पता है कि जो तापी और नर्मदा एक ऐसी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स है, जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, वेरेज बाकी की पेनिनसुलर रिवर अगर हम देखते हैं लाइक कृष्णा, गोदावरी, राइट, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये एक लीनियर रिफ्ट वैली में है। लीनियर रिफ्ट वैली क्या होती है कि जब हिमालय बन रहा था, जब हिमालय बना तो यहां पे एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था, यानी कि ये जमीन फट गई थी। तो फटने से क्या हो गया कि वो एक रिफ्ट वैली बन गई। अब ये वैली में जब पानी भरा, पहाड़ों से जब पानी आया, तो यहां पे ये नदी बन गई, और ये नदी का नाम रखा गया तापी और नर्मदा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। वेरे सेकेंड रीजन यहां पे क्या बदला गया है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा। अब देखा जाए तो नर्मदा और तापी एक ऐसी नदियां हैं जो विंध्यन और सतपुरा के बीच में से फ्लो होती है, राइट, दैट इज नॉट इनकरेक्ट। बट व्हाट इज इनकरेक्ट कि ये रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, कि मतलब आप ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं करते ना कि विंध्यन और सतपुरा के बीच में से वो नदी जा रही है, इसलिए वो वेस्ट में ड्रेन कर रही है, यानी कि इसलिए वो अरेबियन सी जा रही है। दैट इज नॉट द रीजन, राइट। तो यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वैसे फैक्चुअली ये करेक्ट है, बट ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड है द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। नाउ दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, कि जो लैंड है वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है, इसलिए तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जा रही है। जो ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होगी, वो ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट है ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स, कि सबसे ज्यादा ये आइस कैप्स और ग्लेशियर में है। दैट आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्ज प्रोपोर्शन कहां पे आता है? ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि अर्थ का सबसे ज्यादा पानी यानी कि 97% ऑफ वाटर आ जाता है ओशन में, जो कि सॉल्ट वाटर आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो आइस कैप और ग्लेशियर्स है वहां पे आ जाता है ऑलमोस्ट 2% ऑफ द टोटल वाटर। फिर आ जाता है ग्राउंड वाटर, जो आ जाता है 0.6%। ग्राउंड वाटर के बाद आ जाता है फ्रेश वाटर लेक, फिर आ जाता है सॉल्ट वाटर लेक, फिर आ जाता है एटमोस्फियर, एंड देन एंड में आता है रिवर्स। यानी कि रिवर्स सबसे लास्ट में है, कि रिवर्स में जितना पानी है ना वो सबसे लास्ट परसेंटेज है, कि यहां पे सबसे ज्यादा पानी है, इट्स द लास्ट नंबर है। सबसे ज्यादा पानी ओशन में आता है। अगर फ्रेश वाटर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी आइस कैप में आएगा, देन ग्राउंड वाटर में आएगा, फिर फ्रेश वाटर में आएगा, फिर एटमोस्फियर में आएगा, देन फिर रिवर्स में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है इज फाउंड इन दी सॉरी इज फाउंड एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर, कि ये ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स। अब नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व और गारो हिल्स दे आर पार्ट ऑफ द मेघालय, राइट, सो दैट इज अ करेक्ट पेयर। ठीक है, वेरेज अगर हम लोकतक लेक देखते हैं तो लोकतक लेक हमें कहां है ये पता है कि मणिपुर में है। ओके, एंड बेराइल रेंज इज इन असम, सो दिस इज एन इनकरेक्ट पेयर। थर्ड है नामधप्पा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज राइट। दाफला हिल्स इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश, बट नामधप्पा नेशनल पार्क दाफला हिल्स के पास नहीं आता, ये आता है पटकाई रेंज के पास, पटकाई बूम रेंज के पास, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो कौन सा करेक्ट हुआ? ओनली वन ओनली, दैट इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? अब अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट वाज नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ा था। जियोमॉर्फिक का प्रोसेस क्या बताया गया था
कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे दो तरीके से चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे पहला चेंज आ जाता है फ्रॉम द इंटीरियर, कि हमारे इंटीरियर में से वॉल्केनो आ रहा है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो रही है, सो दीज आर ऑल इंटीरियर चेंजेस। तो इंटीरियर चेंजेस से जब वो बाहर आ रहा है तो अर्थ का सरफेस डायनामिक होता जाएगा। फिर जो सेकंड आ जाता है, सेकंड इज द एटमोस्फियर, राइट। यानी कि अर्थ के सरफेस पे दो तरीके से चेंज आ जाता है, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द एटमोस्फियर, राइट। सो एक्सटीरियर और इंटीरियर से जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके इफेक्ट से जो चेंज हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, वो प्रोसेस को कहा जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यानी कि हमें यह समझ आ गया कि जो अर्थ का सरफेस डायनामिक है, उसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का ही इक्वल रोल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इंटीरियर से है, दैट इज राइट। जियोथर्मल एनर्जी अगेन इंटीरियर से, दैट इज राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन इंटीरियर से, दैट इज ऑल्सो राइट। प्लेट मूवमेंट जो भी अगेन इंटीरियर से है, दैट इज ऑल्सो राइट। तो ये तीन तो इंटीरियर हो गए और ये दो एक्सटीरियर हो गए, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ से चेंजेस आते हैं, राइट। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से चेंजेस आएंगे, सीजन चेंज होगा, दैट इज ऑल्सो राइट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ। ये सब मिलके हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस करते हैं कि ये आ जाते हैं हमारे इंटीरियर का पार्ट और ये आ जाते हैं हमारे एक्सटीरियर का पार्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल पार्क और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द पार्क। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें से गंगा नहीं, उसमें से राम गंगा जाती है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है, काजीरंगा नेशनल पार्क में से मानस नहीं जाती, उसमें से ब्रह्मपुत्र जाती है। ओके, एंड थर्ड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसमें से कावेरी नहीं, उसमें से कुंथी पूजा करके एक नदी है, वो ट्रैवल करती है, राइट। सो यानी कि ये तीनों ही इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ द अबव। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है कि जैसे ये अगर हम इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहां पे इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। तो यहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। अब यहां पे कैसा होता है कि यहां पे रेनफॉल काफी ज्यादा होती है, दैट इज अ हाई रेनफॉल एरिया। ऑल्सो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे 2 बार इक्विनॉक्स आता है, मतलब इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, तो यानी कि 2 बार वहां पे डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, तो उसके चलते वहां पे सन भी बहुत है, सन की एनर्जी भी बहुत है और वाटर भी सप्लाई बहुत है, तो वहां पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा है एंड उसके चलते वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बेसिस पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विच क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी, दैट इज राइट। सेकेंड है coexistence of large number of species, that is also right. Third, presence of numerous varieties of epiphytes, that is also right. So correct answer आ जाता है यहाँ पे option D, 1, 2 and 3. Next है, the annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas. What is or are the reason or reasons, right? तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दो का एग्जाम्पल लेते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मैं 2 सिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं मुंबई का और एक मैं लेता हूँ दिल्ली का। ठीक है, अब दोनों में मैं देखता हूँ कि जब समर मंथ आता है, व्हेन देयर इज अ समर, तो समर में जो मुंबई में टेम्परेचर रहता है वो रेंज होता है बिटवीन, लेट्स से समर में जो हाई टेम्परेचर जाता है वो ऑलमोस्ट अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ठीक है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वेरे समर में अगर मैं दिल्ली में देख रहा हूं तो ये अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं विंटर का देखता हूं कि मुंबई में विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा।
वेयर एज दिल्ली में विंटर में 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। यानी कि यहां पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, कि मुंबई में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस तक का है, वेयर एज दिल्ली में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस तक का। यानी कि दिल्ली में हर साल 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जाता है, 0 से 50 तक, वेयर एज मुंबई में 20 से 40 तक जाता है। सो दिस इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे हमें पता है कि दिल्ली इज इन द इंटीरियर, तो इंटीरियर पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई क्यों है एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया लाइक मुंबई। तो इसका क्या रीजन होता है, मेजरली रीजन आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, राइट, जो अगेन हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है इन द जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि उसमें कैसा होता है कि सी ब्रीज जब आती है तो लैंड को ठंडा करती है, और जब लैंड ब्रीज आती है तो वो सारी गर्म हवा लैंड की लेके जाती है, तो इसमें एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होते। तो इसका पहला डिफरेंस क्या है, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोला गया है द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कि कॉन्टिनेंट और ओशन का हाइट का डिफरेंस ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं आती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ओशन से आती है जो कोस्टल एरिया पे आएगी। फोर्थ है हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, कि ज्यादा रेन मुंबई में होती है दिल्ली में नहीं होती, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, 1 ओनली। Yes, next is which of the following statement regarding laterite soil of India are correct? अब laterite soil के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि laterite soil क्या है। कि ये मैं देखता हूं कि laterite soil is actually the end product है, ये end product of weathering, कि weathering काफी ज्यादा हो चुकी है वहां पे, और उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो लेटराइट सॉइल बनता है। अब ये वेदरिंग किस वजह से होती है, क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई रेनफॉल। तो जब टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है तो यहां पे कैसा होता है कि स्पेल्स होते हैं, ड्राई स्पेल्स एंड वेट स्पेल्स। तो जब आप एक लैंड को बहुत ज्यादा गर्म करते हो फिर बहुत ज्यादा ठंडा करते हो, तो क्या हो रहा है कि गर्म और ठंडा होने में वो धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो जो एंड में बचता है वो लेटराइट सॉइल बचता है, और हैवी लीचिंग की वजह से वहां पे कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं बचता है, यानी कि ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती है। यहाँ पे इरिगेशन डालना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज डालनी पड़ेगी, तब जाके ये फर्टाइल हो पाएगी। बट स्टिल ये फर्टाइल होने के बाद ये टी, कॉफी, ये सब का ग्रो करती है। ये मेजरली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे ज्यादा पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट दैट दे आर जनरली रेड इन कलर, दैट इज राइट। They are rich in nitrogen, potassium. No, they are very poor in nitrogen and potassium. They are well developed in Rajasthan and UP. That is also incorrect. कि ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। फोर्थ, टेपोइका यानी कि एक कॉफी है एंड कैशू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स, दैट इज करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, 1 and 4। नेक्स्ट है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, rainfall is scanty and the people used to be nomadic herders. This is a very factual based question कि ये above statement describes which of the following region, क्या वो अफ्रीकन सवाना है, नहीं, क्या वो सेंट्रल एशियन स्टेपी है, दैट इज राइट, नॉर्थ अफ्रीकन प्रेरी, नो, साइबेरियन टुंड्रा, दैट इज ऑल्सो नो। उसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट में से आया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय द। अब यहां पे एक चीज समझना है कि हम थंडर स्टॉर्म को अगर समझते हैं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म क्या है, ये एक बादल है, अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में ना दो चीजें होती है, पहली चीज होती है वहां पे लाइटनिंग, और दूसरी चीज होती है वहां पे थंडर, ठीक है। अब लाइटनिंग और थंडर क्या रीजन से होता है, जैसे हम देखते हैं कि लाइटनिंग क्या होता है कि क्लाउड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है प्लस और माइनस का। तो जब प्लस और माइनस में एक साथ चीजें मिलती है तो वहां पे लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है,
राइट। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि लाइटनिंग क्या है, कि क्लाउड में से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो लाइटनिंग कहा जाता है। ठीक है। अब वो लाइटनिंग से कैसा होता है कि जब इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो क्लाउड के अंदर एक एयर मास है। अब वो एयर मास पे ये जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है इसका टेम्परेचर हो गया 30,000 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये 30,000 डिग्री सेल्सियस की लाइटनिंग एक एयर मास से टकराएगी तो ऑब्वियसली वो एयर मास को गर्म करेगी। बट पॉइंट क्या है कि एयर मास ऐसे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है उसका, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर है, और जब ये लाइटनिंग उससे स्ट्रक होती है जिसका 30,000 डिग्री सेल्सियस है तो विद इन अ सेकेंड ये एयर मास गर्म होती है। तो जब हम कोई भी चीज को अचानक से गर्म करते हैं तो वो एयर मास क्या होगी, वो गर्म होके साथ में वो एक्सप्लोड हो जाती है, तो वो हवा में वो एक्सप्लोजन होता है। तो जो वो एक्सप्लोजन होता है दैट मीन्स द एक्सप्लोजन ऑफ एयर मास, उसका टेम्परेचर बढ़ने से जो एक्सप्लोजन हुआ है एयर मास का, तो जो आवाज आती है वो आवाज को हम थंडर कहते हैं। ठीक है। यानी कि लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जब एयर मास से टकराती है तो वो हवा गर्म होती है ऑल ऑफ अ सडन, तो जब वो अचानक से गर्म होती है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, वो एक्सप्लोजन की आवाज को हम थंडर कहते हैं। तो जो हमें सुनाई देता है ना बिजली कड़क रही है, राइट, कि वो आवाजें आ रही है, तो वो थंडर है, कि वो बिजली एयर मास से टकरा रही है, वो एयर मास अचानक से गर्म हो रहा है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं that during a thunderstorm the thunder in the sky is produced by meeting of cumulonimbus cloud in the sky। क्या वो cumulonimbus cloud बनने से वो थंडर होता है? नहीं, वो लाइटनिंग से होता है। lightning that separates the nimbus clouds, that is also incorrect, कि lightning वो separate कर रहा है, उसका भी ये रीजन नहीं है। थर्ड है violent upward movement of air and water particles, that is also incorrect। so इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, none of the above produces the thunder। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लिम्बू, ये ट्राइब है और एक स्टेट है, कि जो लिम्बू ट्राइब है वो सिक्किम से, दैट इज राइट। जो कार्बी ट्राइब है दैट इज फ्रॉम असम, नॉट हिमाचल प्रदेश, दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड है डोंगराई कोंड इज इन ओडिशा, दैट इज राइट। बोंधा कोंड इज इन नॉट तमिलनाडु, इट इज अगेन ओडिशा। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना विच ऑफ द अबाउ आर ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है कि जो हमें दिख रहा है वो वैसा नहीं है। जैसे हमें पता है ना कि जो हम नाइट टाइम में एक स्टार देखते हैं तो वो स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो स्टार की लाइट ट्रैवल करके वहां पहुंची है। सो वो क्या है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब सन सूर्यास्त होता है तो जो हॉराइजन होता है वो हॉराइजन पे सूर्यास्त हमें बहुत बड़ा दिखता है, राइट, बट वो डे टाइम में इतना बड़ा नहीं दिखता। तो ऐसा तो है नहीं कि डे टाइम में छोटा था और सूर्यास्त के समय वो बड़ा हो गया, तो ये भी क्या होगा कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। सेकेंड है द कलर ऑफ द सन एट द डॉन, कि जब सूर्यास्त हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है तो जो सन का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाद में चेंज हो गया या पहले नहीं है, सो वो भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। थर्ड, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, राइट, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है कि मून हमें दिखता है, राइट, तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। पोल स्टार या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल हमें उस तरीके से दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन। अब जब हमने स्कूल टाइम में कॉन्सेप्ट समझा था कि एक हम ड्रॉप ऑफ रेन की बात करते हैं तो इसमें से कैसा होता है कि एक लाइट पास होती है। हमने स्कूल टाइम में ये इमेज समझी थी कि लाइट पास होती है तो वो लाइट अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब वो अंदर जाके रिफ्रैक्ट होती है तो फिर वो वापस रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जो हमें यहां से वो जो दिखता है ये हमें एक लाइट दिखती है,
तो ये जो लाइट होती है ये पूरी रेनबो के जैसे आती है। तो यानी कि ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ड्रॉप ऑफ वाटर में से जब पानी आया तो उसमें से सबसे पहले डिस्पर्जन हुआ, ठीक है, फिर उसमें से रिफ्रैक्शन हो गया एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। Right, so this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics and PYQs. Till then, stay safe and study well. Thank you.